हेलो माय डियर फ्रेंड्स। क्या आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है? जब ओलंपिक्स के लिए मिल्खा सिंह जी जाते हैं तो वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाते। सालों की मेहनत होती है, सालों भर मेहनत करते हैं, पता नहीं कितने साल मेहनत करते हैं। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो अंतिम 5 दिन में उनका रनिंग था और वहाँ कुछ वो ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से वो दौड़ने में उनको दर्द हो रहा था। क्योंकि दौड़ने में बेस्ट थे, उनको दौड़ने में दर्द हो रहा था और वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सारी गलतियां हमसे होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि वो क्या चीज़ है जो आपको सबसे अधिक परेशान करती है यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर? आई बिलीव कि सबका एक ही जवाब होगा, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता। ये प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा परेशान करता है हमें। ऐसा क्यों है? अगर मैं बात करूं कि एक पेड़ होता है, अगर आपको एक पेड़ को इस तरह से उगाना है कि उसमें फल आ जाएं, तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और कहाँ ख़त्म होगा वो? मैं किसी भी एग्ज़ाम को एक पेड़ की तरह ही देखता हूँ। सबसे पहले आपको एक फर्टाइल लैंड खोजना होगा, फिर अब उसको उसकी खुदाई करनी होगी, उसमें फर्टिलाइज़र डाल के मिक्स करना होगा, अब जाके 3 स्टेज के बाद वो लैंड तैयार हो। अब आप बीज बोइए, छोटा पौधा निकला, अब उसको घेरा डाल के रखिए और देखभाल कीजिए जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। और देखते रहिए और रोज़ पानी डालते रहिए, करते करते एक टाइम होगा, ये अभी भी गारंटी नहीं है कि वो पेड़ फल देगा। बड़ा हो गया, गारंटी नहीं है कि फल देगा। बहुत सारे पेड़ आप ऐसे देख लेंगे, चाहे वो आम के ही क्यों ना हो, जिसमें फल नहीं आते। बहुत मेहनत सिंचाई के बाद लेकिन एक उम्मीद होती है, जिसने भी उसे रोपा है इस तरह से, क्योंकि उसने सही प्रोसेस से रोपा है, जो करना चाहिए वो उसने किया है, तो एक उम्मीद होती है कि नहीं, इसमें मंजर आएगा और फल लगेंगे। और ज़्यादा चांस होता है जिसने इस प्रोसेस को फॉलो किया कि ऐसा होगा। हमसे कहाँ गलती होती है, वो क्या कारण है कि हम प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते? प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो वाई वी आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स इटसेल्फ, इस पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन लेयर पे देखेंगे। नीचे से हम लोग लास्ट तक जाएंगे और हर स्टेज अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि वो एग्ज़ाम का डे जब हमें एग्ज़ाम देना होता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम वहाँ तक देखेंगे कि वहाँ तक हमसे क्या गलतियाँ हो जाती हैं ऐसी कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो ऑब्वियस बात है, किसी भी एग्ज़ाम की 3 स्टेजेस होती हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो मैं इसे कुछ ख़ास 3 स्टेज में देखता हूँ। सबसे पहले क्या बात आती है, आई विश कि मैं ये बिलीव करके चल रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में कैसा बैठा जाता है, ये सब आपको तो ऑब्वियस पता ही होगा। मैं बात करता हूँ प्रीलिम्स क्लियर क्यों नहीं हो पाता, इस पर जो कॉजेज़ हैं उन पर। 3 स्टेज हैं। सबसे पहला गाइडेंस, दूसरा प्रिपरेशन, थर्ड स्किल। एक और स्टेज ले लेते हैं हम लोग, जो हमसे मिस हो जाती है। मैंने जानबूझकर पहले 3 कहा क्योंकि अब मैं वो बताऊंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज मुझे लगती है। चौथा एग्ज़ाम डे। बात करते हैं एक एक करके। गाइडेंस की बात करें तो हमसे सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है कि हम
सही जगह से गाइडेंस नहीं लेते। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक ऐसा इंसान है जो बहुत मोटा है और वो अगर आके आपको ये सिखा रहा है कि पतला कैसे होना चाहिए, तो क्या आपको सीखने में मन लगेगा? क्या आप सीखना चाहोगे? एक और बात है इसमें, अगर एक इंसान ऐसा है जो कभी मोटा हुआ ही नहीं, वो हमेशा से पतला था और वो आपको सिखा रहा है कि पतला कैसे होना चाहिए, और एक इंसान ऐसा है जो बहुत मोटा था लेकिन उसने कुछ टेक्निक्स अपनाकर अपने आप को बहुत पतला किया, वो आपको सिखा रहा है कि पतला कैसे होना चाहिए। आप किससे सीखना चाहो? आप खुद सोचें। यही हमसे बहुत बड़ी गलती होती है। हम क्या करते हैं, गाइडेंस जब लेने की बारी आती है, यहीं से सब कुछ शुरू होगा। पहले तो पता होना चाहिए ना कि किस रास्ते पर चलना है, कैसे चलना है। तो गाइडेंस की बात वहीं से तो शुरुआत होती है तैयारी की। हम क्या करते हैं, टॉपर्स हमें बड़े अच्छे लगते हैं, खासकर कोई ऐसा जिसने एक ही बार में निकाल लिया हो एग्ज़ाम, वो तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहीं हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हर स्टूडेंट की अपनी अपनी यूनिकनेस होती है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, और वो उस हिसाब से अपना तैयारी करता है। अगर आप टॉपर की ही बात करें तो हर साल अलग अलग टॉपर होते हैं और वो हर कोई अलग अलग बात बोलते हैं। आप किसकी बात सुनोगे? पहली तो ये बात कि आप अपने आप में यूनिक हो, लेकिन हम दूसरों के अकॉर्डिंग अपने को ढालने का कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरा, जिसने एक ही बार में निकाल लिया वो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आता है। अब वही बात आ गई, जिसने कभी गलती ही नहीं की, उसे कैसे पता कि गलती हम क्या कर रहे हैं और गलती से कैसे बाहर आना है? वही जो कभी मोटा हुआ ही नहीं, वो कैसे बता सकता है कि मोटापे से पतला कैसा हुआ जाता है? मतलब कि फेल्योर से आप सक्सेस में कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं? उसके लिए पता तो होना चाहिए कि फेल्योर आखिर है क्या, और जो जिसने एक्सपीरियंस किया है फेल्योर को, उससे बेहतर गाइडेंस आपको कोई नहीं कर सकता। तो 3 तरह के होते हैं गाइडेंस लेने की बात। एक तो आप जिसने एक ही बार में कर लिया, आप उससे लो। दूसरा, जिसने 1-2 बार कम से कम उसने ड्रॉप आउट किया है, मतलब 1-2 बार उससे नहीं हुआ, उसके बाद उसका हो गया तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में। एक होता है कि बहुत ज़्यादा बार हो रहा है, तो आपको बीच वाला पकड़ना चाहिए। अच्छा, क्या करना चाहिए इस पर तो हम लोग बाद में बात करें, लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं, यही बात होती है कि किससे लेना चाहिए गाइडेंस। सबसे बेटर और ये स्टूडेंट्स हैं, सबसे बड़ी बात आपको ये समझना होगा, ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने गाइडेंस के लिए खुद को तैयार नहीं किया है। इन्होंने एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए खुद को तैयार किया है। हमें गाइडेंस किससे लेनी चाहिए? जिसने प्रॉपरली गाइडेंस देने के लिए खुद को तैयार किया है। उसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं, वहाँ भी बात आती है। टॉपर्स की हमने बात की, अब एक आते हैं इस पर कि गाइडेंस देने वाले लोग। एक होते हैं जो सिर्फ़ ढेवा, पैसे के लिए आपके पीछे हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या बहुत सारे हैं जो सिर्फ़ पैसे के लिए आपको एडवाइस देते हैं। तो जो सिर्फ़ पैसे के लिए, आप उसका पर्पस नहीं हो कि आपका सपना पूरा हो। यहाँ कैसे पता चलेगा? बातों में आपको दिखाई देगी, सच्चाई दिखाई देगी। क्या वो आपको अपने फैमिली मेंबर, अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करके आपको गाइडेंस दे रहा है, या सिर्फ़ आप उसको पे कर रहे हो, उस बेस पर गाइडेंस दे रहा है आपको? दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप पे भी कर रहे हो लेकिन वो आपके साथ फ्रेंडली भी है, आपको अपना मानता है। उस हिसाब से जैसे वो अपने बच्चे को गाइडेंस देगा, अपने घर की, अपनी फैमिली को गाइडेंस देगा, वैसे आपको गाइडेंस कर रहा है। यहीं हमसे गड़बड़ होती है। तो जिन्होंने अपने आप को उस गाइडेंस के लिए ही तैयार किया है, वो भी आपकी फीलिंग्स से कनेक्ट करके, वो बेस्ट होते हैं हमारे लिए, लेकिन हम वहाँ नहीं जाते। हमसे यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हम इस पर रिसर्च नहीं करते कि हमें किससे गाइडेंस लेनी चाहिए, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गाइडेंस की बात आ गई, क्योंकि ये आपको रास्ता बताएँगे। हमें शॉर्टकट्स बड़े अच्छे लगते हैं, अगर शॉर्टकट्स आपको बता दें, लेकिन शॉर्टकट जो होते हैं ये दुनिया के सबसे लंबे रास्ते होते हैं। क्यों?
क्योंकि ये आपको गलत रास्ते पर पहले ले जाएंगे, उधर आपका टाइम खराब करेंगे और फिर आपको वापस से वहीं आना होगा और फिर लॉन्ग कट के लिए जाना होगा। आप मान लीजिए आपको एक टेम्पल जाना है, आप लगातार चलते रहो एक रास्ते पर तो आप जल्दी पहुंचोगे, या बीच में आप इधर उधर घूमने लगो उसमें आप जल्दी पहुंचो। तो ये बात होती है, हम शॉर्टकट्स में चले जाते हैं, वहाँ हमारा समय गड़बड़ हो जाता है, फिर लॉन्ग कट लेना पड़ता है। तो गाइडेंस की ये बात है कि किससे गाइडेंस लेनी चाहिए। इसमें इंसान भी हो सकते हैं, तो कैसे इंसान की ज़रूरत है ये मैंने आपको हिंट दिया। प्लस बुक्स, एक बुक से भी गाइडेंस ली जाती है, तो वो बुक्स किसके द्वारा लिखी गई उसमें भी यही चीज़ें अप्लाई होती हैं, वो आपको देखना होगा। पहले तो सही गाइडेंस, यहाँ हमसे गलती हो जाती है। प्रिपरेशन की बात करें, तो रियल प्रिपरेशन क्या है। रियल प्रिपरेशन हमसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करता है। यहाँ हमसे क्या गलतियाँ होती हैं, सबसे पहले अब प्रिपरेशन क्या है कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। हम यूपीएससी के माइंड को नहीं समझते, यूपीएससी के माइंड पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से हम गलत प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं बस बुक्स हैं, उन्हें पढ़ना है, दैट्स इट। बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे होनी चाहिए उसकी प्लान, यहाँ हम गड़बड़ हो जाते हैं। सिलेबस को हम तैयार नहीं करते। सब स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, सिलेबस की तैयारी से, कि सिलेबस डिटेल्ड सिलेबस है क्या, वो कैसे पता चलेगा। यूपीएससी ने पहले तो जो दे रखा है, प्रीलिम्स का सिलेबस ही कितना, एक लाइन में दिया हुआ रहता है। तो रियल सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस क्या है, हर एक टॉपिक पर यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन्हें कनेक्ट करना, एक टॉपिक लिखना। जैसे कि हिस्ट्री है तो इसके पॉइंटर्स बनाना 1 2 3 4 5 सो मच, कि अब एक टॉपिक है हिस्ट्री का, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यूपीएससी यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है। बुद्धिज्म है तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। डिफरेंट डायमेंशंस बनेंगे, वहाँ से आपका डिटेल्ड सिलेबस तैयार होगा। तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस तैयार करना होता है, लेकिन यहाँ हम गलती कर जाते हैं, सिलेबस तैयार नहीं करते। सिलेबस तैयार हो गई, अब उसमें भी बहुत सी बातें आती हैं कि किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। प्रायोरिटी हम डिसाइड नहीं करते, सारे टॉपिक्स पर एक बराबर ध्यान देने लगते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, सेकंड प्रायोरिटी क्या, थर्ड प्रायोरिटी क्या, किसको फर्स्ट में रखें, किसको सेकंड में रखें, किसको थर्ड में रखें, ये हमसे गलती हो जाती है। अगर क्रिकेट हो रहा हो, क्रिकेट का मैच हो रहा हो, आप देखते होंगे, अगर आप समझिए कि मोहम्मद सामी, बुमराह को ओपनिंग दी जाए और विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स को लास्ट में उतारा जाए, बैटिंग जब हो रही है, तो कैसा होगा आप बताइए, गेम कैसा होगा। वही बात है, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, पहले डिटेल सिलेबस तैयार करनी होती है, फिर प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, जो हम नहीं करते। हम डायरेक्ट बुक्स लेते हैं और प्रिपरेशन पर आ जाते हैं। उसके बाद कौन सी बुक्स पढ़नी, चलिए वो तो ऑलमोस्ट हमें पता होती है, ठीक है, लेकिन उस बुक्स को कैसे पढ़नी है। यूपीएससी का अगर आप क्वेश्चन देखें तो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। हम बस पढ़ने में इन्फॉर्मेटरी। अब चलिए ये सब हो गया, आपने डिटेल सिलेबस तैयार कर लिया, आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली। अब तीसरी क्या बात होती है, आपको अब प्रिपरेशन करनी है, तो हम रूटीन बनाते हैं। रूटीन में हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं, 18 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, इसके बिना तो, इससे कम में तो होगा नहीं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत अच्छे, लेकिन वहाँ तक पहुँचना कैसे है, इसका प्रोसेस हम लोग गलत चुनते हैं, और प्रोसेस के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। प्रोसेस का हम क्या करते हैं, हम टॉप टू बॉटम आते हैं, बॉटम टू टॉप नहीं जाते हैं। क्या मतलब है मेरा, अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है लेकिन अभी आप में वो क्षमता नहीं है, तो एक ही बार आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन हम एक ही बार डिसाइड कर लेते हैं 15-20 घंटे का, और जब वो तो
आई एम सॉरी, लाइन थोड़ी सी कट गई है, फिर भी हम लोग एडजस्ट करेंगे, कोई नहीं, हमें अपना क्लास पूरा करना है। तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग प्रिपरेशन में, मैं कहाँ था, यस, कि हम लोग प्रिपरेशन की जब बात आती है तो एक्सट्रीम में चले जाते हैं रूटीन में। अब होता क्या है, वो एक दिन भी ठीक से नहीं निभ रहा है, 2 दिन 3 दिन मुश्किल, और कुछ दिन निभ गया, 2-3 दिन बहुत मुश्किल से, अब वो अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। अगर नहीं हो पाया किसी भी वजह से तो अब स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है कि अरे मेरा रूटीन नहीं हो पाया। तो इससे होता क्या है कि हम अपने बारे में बुरा सोचने लगते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं, और इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने लगता है टाइम के साथ। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के बात नहीं बन सकती, क्योंकि अब आप मोटिवेटेड ही नहीं हो, एंथुसियास्टिक ही नहीं हो, इंस्पायर्ड नहीं हो, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे? और ये 1-2 दिन की प्रिपरेशन तो है नहीं। तो आपको अपने ऊपर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे डेवलप होगा? सही प्रोसेस से वहाँ तक पहुँचने के। आप टॉप टू बॉटम नहीं आना चाहिए, आपको बॉटम टू टॉप जाना चाहिए। मतलब आप स्टार्टिंग करो 3-4 घंटे से ना, और हर वीक में आप 5 मिनट या 10 मिनट बढ़ाओ, या 1 महीने में 15 मिनट बढ़ाओ। अभी आप 4 घंटे कर रहे हो, एक महीना उसको कंटिन्यू करो, फिर 4.25, फिर 4.5, फिर 5, ऐसे-ऐसे करके प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। अगर आपने प्रोसेस को ब्रेक किया, तो वो बात हो जाती है द मोमेंट ऑफ नो रिटर्न। आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा। एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे गुरु ने मुझे कहा कि जब मैं दौड़ता था तो मुझे दर्द होती थी, तो मुझे मन करता था कि मैं छोड़ दूँ। लेकिन मेरे गुरु मुझसे कहते थे कि अगर तुमने छोड़ दिया, तो पहले का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, और उसको कहते हैं द मोमेंट ऑफ नो रिटर्न, कुछ नहीं मिलेगा। तो एक्सट्रीम में मत जाइए प्रिपरेशन में, यहीं हमसे गलती होती है। तो प्रिपरेशन में हमने क्या बात की? सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस को जानना। हम सिलेबस की तैयारी नहीं करते। उसके बाद किस तरह से पढ़नी चाहिए? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वो क्या होता है? किसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच? अगर मैं आपसे पूछूं, एक कोई चीज़ है उसको आप डिफरेंट सब्जेक्ट से कनेक्ट करके दिखा सकते हो कि नहीं? जैसे मैं बात करूं, आप अक्सर सुनते होंगे कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, या रिसेंट अभी हुआ था कि लोन महंगा हो गया, या फिर अभी एक और न्यूज़ में था कि डोमेस्टिक सेविंग्स जो हैं वो घट गई हैं। क्या इसको आप सब सब्जेक्ट से कनेक्ट करके दिखा सकते हो? मैं बताता हूँ आपको इसके माध्यम से कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है क्या। मान लीजिए डोमेस्टिक सेविंग्स कम हो गई, ठीक है, अब क्या होगा? अब लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, पैसे नहीं हैं, पैसे कम होंगे तो डिमांड कम होगा, अगर डिमांड कम होगा तो मार्केट में प्रोडक्शन कम होगा, अगर मार्केट में प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, अगर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी तो लोगों के पास इनकम कम होगा, अगर इनकम कम हो जाएगा तो जो उनके एक्टिविटीज़ हैं, बेसिक एक्टिविटीज़, उन पर वो कम खर्च कर पाएंगे। देखिए, उन्हें खाना तो खाना ही है, लेकिन बाकी चीज़ें, शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन और हेल्थ, इन पर वो कम खर्चा करेंगे। तो अगर आप हेल्थ पे कम खर्चा करोगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, एजुकेशन पर कम खर्चा करोगे तो आप शिक्षित नहीं हो। देखिए, सोसाइटी कनेक्ट हो गया यहाँ पे। आप फिर क्या होगा? आप हो सकता है पॉवर्टी में चले जाओ, पुअर हो जाओ। तो अब देखिए, पॉवर्टी भी आ गई। अब जब ये चीज़ें होंगी तो क्या होगा? अब आपको खाना तो है, अपना तो जीवन चलाना है, तो आप क्या करोगे? हाथ-पाँव मारोगे। क्राइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्राइम बढ़ेगा तो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। इंटरनल सिक्योरिटी कनेक्ट हो गया। इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आएगी तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ गई, पॉलिटी से कनेक्ट हो गया। जब ये होगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, तो अगर इंडिया में ये सब चल रहा है तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज कैसा होगा? खराब हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्ट हो गया। और देखते हैं, अगर ये चीज़ें एक जगह हो रही हैं और कुछ दूसरे जगह ठीक चल रहा है, तो क्या होगा? बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट नहीं होगा। एक रीजन बूम कर रहा है, एक रीजन ग्रोथ लो हो रहा है, तो अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट, ज्योग्राफी से कनेक्ट हो गया ये। अब इसको, थैंक यू लाइन, अब इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करके देखते हैं। पहले हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था जब डोमेस्टिक सेविंग्स था, तो कोरोना में हमें डोमेस्टिक सेविंग्स ने बचाया, अब वो कम हो गया है। तो
ये देखिए हिस्ट्री से कनेक्ट हो गया। हिस्ट्री पहले अच्छी थी, अब बुरी हो गई। और किससे आप जोड़ना चाहते हैं? इकोनॉमी का तो ये टॉपिक है ही, उससे जुड़ा हुआ है। इन्वायरमेंट से जोड़ते हैं। जब ये चीज़ें होती हैं तो लोग क्या-क्या करते हैं? पेड़ों को जंगलों से काट कर, जानवरों को मार कर, आप सुनते होंगे उनके चमड़े लेकर बेचने लगते हैं। इससे एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हमारी इफ़ेक्ट हो गई। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी, जब एजुकेशन पे खर्च कम होगा तो क्या होगा? हमारे पास खाने को पैसे नहीं हैं तो हम लैपटॉप्स, मोबाइल्स ये लेके एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे सीखेंगे? तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बूम नहीं करेगा। और जब क्राइम रेट बढ़ जाएगा तो आपको क्या लगता है, सोसाइटी में एथिक्स रहेगी? एथिक्स नहीं हो जाएगी। देखिए एथिक्स से कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में पढ़ना होता है प्रीलिम्स को, प्रिपरेशन स्टेज पर। ये हम नहीं करते, इसकी प्लानिंग नहीं करते हैं। तो 3 स्टेज मैंने प्रिपरेशन में बताई आपको, यहाँ हमसे गलती होती है। अब आती है बात स्किल डेवलपमेंट की। हम खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट था, उसने कहा कि मैं जब स्कूल लाइफ में था तो मैं बहुत पढ़ता था, लेकिन मेरे जो कलीग्स थे वो तो कम पढ़ते थे लेकिन मार्क्स मुझसे ज़्यादा लाते थे। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मिस्ट्री। एक बार उसने जाके पूछा तो उन्होंने बताया कि हम स्किल डेवलपमेंट पे भी उतना ही ध्यान देते हैं, आंसर राइटिंग पे भी उतना ही ध्यान देते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए उस पर भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना प्रिपरेशन पर देते हैं। ये हमसे गलती होती है। हम खूब प्रिपरेशन करते हैं और स्किल की बात जब आती है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस की बात आती है तो हम कब करते हैं? जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक होता है। यही गड़बड़ होती है हमसे। सालों भर जिस चीज़ को करना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि आप प्रिपरेशन कम करो लेकिन अगर स्किल, यहाँ मेन बात ये है कि आप पढ़ो, आप भले थोड़ा कम लेकिन स्किल पर ज़्यादा ध्यान दो। इससे होगा क्या कि आपको नहीं भी आता है तो आपने वो टेक्निक डेवलप की कि जहाँ से आप वो हिंट पकड़ सकते हो। स्किल, इसमें पावर ऑफ एलिमिनेशन की बात होती है। लेकिन अब एग्ज़ाम जब का पैटर्न जब चेंज कर दिया है यूपीएससी ने, अब ऑप्शंस वैसे नहीं आते, अब आते हैं ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। यहाँ पे पावर ऑफ एलिमिनेशन ठीक से काम नहीं करती। वो स्किल क्या होनी चाहिए अब जो यूपीएससी की डिमांड है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ हमसे गलती होती है कि हम स्किल डेवलपमेंट पर थ्रू आउट द ईयर ध्यान नहीं देते। प्लस हम जैसे तैसे क्वेश्चन सेट्स उठा लेते हैं स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, जबकि यूपीएससी का माइंड सिर्फ यूपीएससी ही जानता है हमें वहाँ से करनी चाहिए, लेकिन हम वो नहीं करते। तो स्किल डेवलपमेंट में क्या-क्या हमसे गलतियाँ होती हैं? हम थ्रू आउट द ईयर स्किल डेवलपमेंट पर प्रैक्टिस के प्लान नहीं बनाते। प्लान बना लिया, अब प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए? रियल प्रैक्टिस में बहुत मेहनत लगती है। जैसे कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब यहाँ से देखना होता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन पहले समझ की बात आती है, क्वेश्चन समझ में आया, उसके बाद ऑप्शन समझ में आए कि नहीं। अब मान लीजिए आपने उसको बनाया और गलत हो गया, तो ये गलत क्यों हुआ मुझसे? इस पर आप रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं? मैं क्या करता कि मुझसे सही होता, इस पर आप रिसर्च करते हैं कि नहीं? और फिर वापस से उस पैटर्न पर स्टडी करते हैं कि नहीं? उस पैटर्न पर, तो ये प्रैक्टिस की बात होती है जो आपको थ्रू आउट ईयर करना चाहिए, लेकिन आप लास्ट में करते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले। ये स्किल डेवलपमेंट की बात होती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ जिसकी तैयारी ना कोई हमें बताता है करने के लिए और ना ही हम सोचते हैं कभी, एग्ज़ाम डे। मैंने आपको मिल्खा सिंह जी की बात बताई। उन्होंने इतनी सालों तक मेहनत की लेकिन लास्ट 5 डेज़ में उन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से वो अपना क्वालीफाई तक नहीं कर पाए, दौड़ तक नहीं पा रहे थे। हमसे क्या, हम एग्ज़ाम डे की प्लानिंग करते ही नहीं। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल की बात करोगे, वहाँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करोगे, उसका माहौल अलग होता है। उस भीड़ को देखकर हमें घबराहट हो सकती है। भीड़ को देखकर घबराहट में हम, हो सकता है, पैनिक कर जाएँ। और उसके बाद उस पैनिक में हम आस-पास बातें भी करने लगते हैं, लोगों का चेहरा देखने लगते हैं। उससे और पैनिक बढ़ने लगती है। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब पहुँचते हैं, अब क्वेश्चंस के से पहले हमने माइंड में हम ये सेटअप कर लेते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा। इस तरह के थॉट्स अपने माइंड में फीड करना शुरू कर देते हैं। और एग्ज़ामिनेशन डे ऐसा नहीं होता, आपको जीएस का देना है, फिर उसके बाद 3 घंटे की गैप होती है और फिर जाके आपको सीसैट देना है, जिसने सबका जान खाया हुआ है इस सीसैट ने। और ये गर्मी के मौसम में एग्ज़ाम होता है, आप सोचिए। तो आपको अपने माइंड को
किस लेवल का बनाना है स्ट्रॉन्ग कि आप कोई भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम डे में आ जाए, आप उसको फेस कर सको। प्लस एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आपको किस तरह से अपने आप को बिहेव में रखना है, क्या किस तरह से बिहेवियर करना है आपको, ताकि आप एग्ज़ाम डे बेस्ट परफ़ॉर्म कर सको। हम एग्ज़ाम डे की प्लानिंग करते ही नहीं हैं, ये हमसे सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ इस दिन सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो 7वें आसमान पर होना चाहिए। वो कैसे होगा? ये 1 दिन 2 दिन में नहीं आता है। इसके लिए भी आपको सालों भर प्रैक्टिस करनी होगी। आपको ऐसी प्लानिंग करनी होगी कि मैं अपने माइंड को, आपको ये करना है कि आपको माइंड को अपने लेवल को इस लेवल तक स्ट्रॉन्ग करना है, एग्ज़ाम डे को आप बीट करो, एग्ज़ाम डे आपको बीट ना कर पाए। तो ये मैंने आपको बताई कि सर क्या गलतियाँ होती हैं। मैं फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए, फिर इस हर स्टेज को किस तरह से आपको, वो क्या बातें होंगी कि आप इस तरह से इसको टैकल कर सको कि यूपीएससी आपको नहीं हरा सके। कुछ भी हो जाए, यूपीएससी आपको हरा नहीं पाए। तो ये मैंने आपको बताई। आप प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दीज थिंग्स। आप इनका ख्याल रखें, क्योंकि मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहता। मेरी देखने की बात नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको एक ही लाइफ मिली है ना, तो आप इस लाइफ को क्या करोगे? स्पॉइल कर दोगे छोटी-छोटी बातों के लिए? ये आपकी लाइफ है, आप अपनी कहानी खुद लिखो। आप अपनी खुशी को खोने मत दो और खुद को हारने मत दो। नेवर, नेवर, नेवर लेट योरसेल्फ डाउन। I wish you all the best. Good luck and be strong. Be yourself. You are unique and you are the best. Just keep it up.